पहली खबर का रुख करेंगे। तीसरे चरण के चुनाव से 24 घंटे पहले झारखंड के रांची में 2 कमरों का एक मकान पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 10 बाई 10 के इस कमरे में इतना कैश बरामद हुआ है जिसे देखकर ईडी की जो टीम थी वो भी हैरान रह गई है। जब नोट गिनने का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों के हाथ थक गए। सब्जी के थैले से, अलमारी से, बैग से 2 कमरों के मकान के लगभग हर कोने से कैश निकल रहा था। ईडी की टीम को पास के बैंक से नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ी, लेकिन नोट इतने ज्यादा थे कि मशीनें गर्म हो गई, मशीनें खराब हो गई, नई मशीनें मंगानी पड़ी, लेकिन कैश जो था वो खत्म नहीं हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस मकान से 30 करोड़ रुपए कैश मिले वो मकान एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का है जिसकी मंथली सैलरी 15,000 रुपए है, यानी सालाना 1,80,000 रुपए। ऐसे में इस कर्मचारी को 30 करोड़ कमाने में 100 से 200 साल नहीं बल्कि 1,667 साल लग जाएंगे। हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपके लिए की है। और देखिए ये जो इतना कैश बरामद हुआ है, साफ है कि ये किसी और का है, उस नौकर का तो है नहीं। जब तार जोड़े गए तो पता चला कि ये मकान झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर के पीए संजीव लाल के नौकर का है। इस खबर के हर पहलू को अब आपको तफसील से हम दिखाएंगे। करप्शन और कैश के कुबेर का पूरा कच्चा चिट्ठा भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ईडी ने आज सुबह रांची में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर से जुड़े 9 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे हैं, जहां से अब तक कुल 35 करोड़ रुपए मिल भी चुके हैं। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें नोटों की 10, 20 और 50 की गड्डियां नहीं बल्कि 500 रुपए के नोटों के बंडलों का पूरा पहाड़ नजर आया। ईडी की टीम को छापेमारी में इतना कैश मिला कि नोट गिनते गिनते ईडी अधिकारियों के हाथ थक गए, जिसके बाद पंजाब नेशनल बैंक से नोट गिनने वाली मशीनों को मंगाया गया और फिर नोट गिनने वाली मशीनों के जरिए काली कमाई को गिनने का काम शुरू हुआ। ईडी की टीम ने मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर के ठिकाने पर छापेमारी की, लेकिन सबसे ज्यादा कैश नौकर जहांगीर के घर से बरामद हुआ। सबसे बड़ी छापेमारी जो हुई है वो मंत्री आलमगीर आलम के पीएस जो है संजीव लाल, उनके आवास पर हुई है। उनके साथ ही साथ जहांगीर आलम का ये आवास है जो कि संजीव लाल के पर्सनल जो है सहयोगी माने जाते हैं, उनके आवास पर हुई है। मामूली सी नौकरी करने वाली जहांगीर के घर का एक कमरा तो केवल रुपयों से भरा था, जिसे देखकर ईडी की टीम भी दंग रह गई। ईडी अधिकारियों को हैरानी इस बात की भी हुई कि 15,000 की नौकरी करने वाले एक मामूली से नौकर के पास इतना सारा रुपया आखिर आया कहां से। लेकिन ईडी अधिकारियों को धक्का तब और लगा जब उन्हें ये पता चला कि मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर ने रांची के गाड़ी खाना चौक इलाके में ये फ्लैट केवल करोड़ों रुपए छिपाने के लिए ही ले रखा है, जहां वो कभी कभी आता जाता था। जहांगीर लोगों के बीच इतना साधारण तरीके से रहता था कि लोगों को ये भनक ही नहीं लग पाई कि जहांगीर के पास इतना पैसा है। उनका हाव भाव एकदम साधारण सिंपल तरीके से आते थे अपना। उसके बाद मान के चलिए कि कोई उसको मतलब जानते ही नहीं था कि इतना पैसा निकलेगा। ईडी के जरिए अभी जो छापामारी पड़ा उससे पता चला इतना पैसा 25 करोड़ रुपए को घर में रखाएगा और आम आदमी को पता चलेगा तो पैसा बचेगा। जहांगीर के घर पर करोड़ों रुपए मिलने की ये खबर जैसे जैसे इलाके में फैली, वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनके पड़ोस वाले घर पर इतना सारा रुपया रखा है। बताया गया कि ईडी की टीम ने झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ ये कार्रवाई चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शुरू की थी, लेकिन जब ईडी ने जांच आगे बढ़ाई तो इसके तार मंत्री आलमगीर से जुड़ते चले गए, जिसके बाद भ्रष्टाचार की जांच में जुटी ईडी को कुछ और बड़े सुराग हाथ लगे। ईडी को भनक लगी कि मंत्री आलमगीर आलम के विभाग में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी काली कमाई का काला पैसा नौकरों के घर छिपाया जा रहा है। और पुख्ता जानकारी मिलते ही ईडी की टीम ने धावा बोल दिया। 2 गाड़ियों से ईडी की टीम पहले सुबह पहुंची थी, जिसके बाद ईडी ने एक साथ 9 ठिकानों पर छापा मारा और करोड़ों रुपए कैश और सोने चांदी के गहने बरामद कर लिए। जिस जहांगीर के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए, दरअसल वो मंत्री आलमगीर आलम के सचिव संजीव लाल के यहाँ मामूली नौकरी करता है। बताया गया कि जहांगीर का वेतन केवल 15,000 रुपए है, लेकिन भ्रष्टाचार के जरिए कमाई गई दौलत उसी के घर पर छिपाई जाती थी। जहांगीर ने काली कमाई छिपाने के लिए एक फ्लैट भी ले रखा था,
जहां वो बेहद ही साधारण तरीके से स्कूटी से आता जाता था। इसलिए लोगों को कभी ये शक ही नहीं हुआ कि जहांगीर मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के यहाँ नौकरी करता है और इसी की आड़ में उसने करोड़ों रुपए की दौलत लाकर फ्लैट में छिपा दी। उधर कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के एक और करीबी के घर पर ईडी ने दबिश दी। ईडी की टीम ने बिल्डर मुन्ना सिंह के घर पर धावा बोला और करीब 5 करोड़ रुपए बरामद किए। और ईडी ने ये छापेमारी रांची के पीपी कंपाउंड में स्थित तेजस्विनी अपार्टमेंट में की। सुबह ईडी की टीम दलबल के साथ यहाँ पहुंची और करोड़ों रुपए जब्त कर लिए। दरअसल मुन्ना सिंह प्रॉपर्टी का काम करते हैं और मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के करीबी बताए जाते हैं। उधर रांची में छापेमारी के दौरान इतना ज्यादा कैश मिला कि उसे ले जाने के लिए ईडी को बक्से मंगाने पड़ गए। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरें जो हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, वो कैश वैन आई है जो करीब 6 बक्से लेकर यहाँ पहुँची है। सुबह से नोट गिनने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो शाम तक जारी रहा, क्योंकि देश की 90% आबादी ऐसी है जो पूरी जिंदगी दिन रात मेहनत करती है, फिर भी इतना पैसा तो नहीं कमा पाती। और इसीलिए जब करोड़ों रुपए एक नौकर के घर से मिलते हैं तो शक की सुई मंत्री आलमगीर पर गई। दरअसल मंत्री आलमगीर कांग्रेस कोटे से झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। आलमगीर ने साल 2019 में हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले 20 अक्टूबर 2006 से लेकर 12 दिसंबर 2009 तक वो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार के विधायक हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1978 में सरपंच का चुनाव जीतकर की थी और तभी से वो राजनीति में सक्रिय हैं। विपक्ष का आरोप है कि ये पैसा मंत्री आलमगीर का है, जिसे उन्होंने अपने सचिव के नौकर के घर पर छिपा कर रखा था। वहीं जैसे ही नोटों से भरे कमरे की तस्वीरें सामने आई, विपक्ष ने भी आलमगीर के बहाने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीधे तौर पर इसे कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जोड़ा, जिसके जवाब में कांग्रेस ने भी पलटवार किया। खंड में कभी कांग्रेस के एमपी के घर रुपया निकलता है 300 करोड़ 400 करोड़, कभी उनके मंत्री के घर से निकल रहा है आलमगीर के घर से। ये पैसा इकट्ठा करके मोदी को हराने के लिए ये पैसा इकट्ठा हो रहा है या और कोई काम के लिए? जो रेड हुआ है स्वाभाविक तौर पे ये जांच का विषय है और जांच होने दीजिए, जांचों उपरांत सारा कुछ सामने आ जाएगा। आरोप लगे तो खुद अपना बचाव करने के लिए मंत्री आलमगीर सामने आए और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। दरअसल मंत्री आलमगीर के जिस पीएस के करीबियों के ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है, उनका नाम संजीव लाल है। संजीव लाल पिछले 4 साल से मंत्री आलमगीर आलम के पीएस हैं। इससे पहले वो पूर्व मंत्री सीपी सिंह के भी ओएसडी रह चुके हैं। संजीव लाल की पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो किसी न किसी मंत्री के पीएस जरूर बनते हैं। फिलहाल ईडी अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि करोड़ों रुपए का कैश जो बरामद हुआ है वो काली कमाई का पैसा किसका है। अब बात पते की क्या है ये समझिए, और बात पते की ये है कि चुनाव के बीच मंत्री आलमगीर के सचिव के करीबियों के ठिकानों से 35 करोड़ रुपए मिलना कांग्रेस के लिए मुसीबत जरूर खड़ी कर सकता है, क्योंकि बीजेपी चौथे चरण के चुनाव में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेर सकती है। हालांकि बीजेपी के हर आरोप का जवाब देने के लिए कांग्रेस भी तैयार नजर आ रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बन गया। अब तक कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कल राधिका खेड़ा ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। राधिका खेड़ा ने कहा कि संविधान को बचाने का दावा करने वाली कांग्रेस में महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। उन्होंने बताया कि अर्चना गौतम को पार्टी कार्यालय में पीटा गया और अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने पर मेरा अपमान किया गया। मुझे छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में बंद कर दिया गया। राहुल और प्रियंका गांधी से मिलने का समय मांगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ ही राधिका ने कहा कि जब न्याय की उम्मीद खत्म हो गई, तब पार्टी छोड़ दी। वो पार्टी जिसकी शुरुआत हर सभा की रघुपति राघव राजा राम से होती थी, मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकती थी कि वो राम जी की इतनी दुश्मन निकलेगी और उनको इतना कष्ट होगा कि कोई रामलला की उपासना करेगा। रामलला पर कांग्रेस के स्टैंड को लेकर गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, अर्जुन मोडवाडिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम समेत कई नेता पार्टी से अलग हो चुके हैं।
दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार के फैसले पर कांग्रेस को अंदरूनी विरोध भी झेलना पड़ा था। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर अब निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही रामद्रोह है। वह अगर अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आई थी, इस आधार पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनका अपमान किया गया और इससे तंग आकर के उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। तो ये चीजें दिखती हैं कि कांग्रेस के डीएनए में रामद्रोह है, एसपी के डीएनए में रामद्रोह है, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों के डीएनए में रामद्रोह है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा आरोप प्रमोद कृष्णम ने लगाया है। राम मंदिर के फैसले को पलटने की कही थी बात, सत्ता में आने पर फैसला बदलने की बात कही थी। अपने करीबियों से राहुल ने कही थी ये बात। राम मंदिर का फैसला शाहबानो केस की तरह पलटने की बात कही थी। लेकिन कांग्रेस के नेता भी हमलावर है प्रमोद कृष्णम पर, और कोई कह रहा है कि प्रमोद कृष्णम ने तभी पार्टी क्यों नहीं छोड़ी थी जब फैसला बदलने की बात की थी। कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। प्रमोद कृष्णम के दावे पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से जवाब मांगा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि रामलला पर कांग्रेस की मंशा पूरी तरह साफ हो गई है। सुबह से लेकर अब तक ये विषय चल रहा है, लेकिन एक भी स्पष्टीकरण गांधी परिवार से नहीं आया। ये सत्य है और जग जाहिर है कि गांधी परिवार रामलला के भव्य मंदिर और विशेषता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार को एयरफोर्स के काफिले पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया था, जबकि 4 जवान घायल हुए थे। इस हमले के बाद से ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया, जो तीसरे दिन भी जारी रहा। जानकारी के मुताबिक हमले के बाद ये आतंकी पुंछ के आसपास के घने जंगलों में छिप गए। इन आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की भी मदद ली गई। अब खबर है कि सुरक्षा बल ने 4 आतंकियों को घेर लिया। वहीं भारतीय सेना ने 2 आतंकियों के स्केच जारी किए और इन आतंकियों का पता बताने वाले को 20 लाख का इनाम देने का ऐलान किया। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने पुंछ के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर जवान मुस्तैद नजर आए। वहां से आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की गई और उसके बाद ही उन्हें जाने दिया गया। तो वहीं सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मददगार होने के शक में करीब 20 लोगों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। और इस बीच पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले को लेकर भी सियासत जारी है। विपक्ष के कई नेताओं ने चुनाव के दौरान हुए आतंकी हमले पर सवाल खड़े किए और बीजेपी को घेरने की कोशिश भी की, जिनमें लालू यादव के बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव भी शामिल रहे। तेज प्रताप ने पुंछ में हुए हमले के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के नेता हताशा में शहादत पर सवाल उठा रहे हैं। जवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का। शहीद जो हुए ये सब किसके वजह से हुए? मोदी जी के वजह से हुए। इतने हताश हो गए, कृपया करके जवान शहीद होते हैं, जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो खत्म होगा, लेकिन कृपया करके शहादत का मजाक मत बनाइए। पुंछ हमले पर जारी सियासत के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का गुणगान किया, जिस पर बीजेपी ने अब कड़ा प्रहार बोला। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाने के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो भी चूड़ियां नहीं पहने हुए हैं और उनके पास भी एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर विवाद तो होना ही था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि फारूक अब्दुल्ला वही जुबान बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेता बोलते हैं। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिए। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। आज आतंकवाद नहीं है, वो 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है? फारूक अब्दुल्ला साहब ने
ये बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला, इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल रहे हैं। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ हमले को लेकर की गई अपनी टिप्पणी पर सफाई दी है। एक दिन पहले ही उन्होंने चुनाव के दौरान हुए हमले को स्टंट करार दे दिया था, जिस पर सफाई देते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि देश की सुरक्षा में तैनात जवानों पर उन्हें गर्व है। साथ ही उन्होंने इंटेलिजेंस की नाकामी बताते हुए केंद्र सरकार को घेरा। तो वहीं बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने उनके बयान को सेना का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आतंकवाद की समर्थक रही है और सेना की शहादत का अपमान करती रही है। ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है और क्यों बार बार हमारे शहीद हो रहे हैं, क्यों नहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? कांग्रेस के नेता इतने गिर चुके हैं, इनके लिए पाकिस्तान, इनके लिए विदेश पहले है। पुलवामा अटैक में भी इन्होंने इस प्रकार के सवाल खड़े किए थे, जबकि पाकिस्तान खुद मानता है, पाकिस्तान की संसद में ये बातें हो चुकी हैं कि भारत ने हम पर अटैक किया है। अमेठी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। बीजेपी की स्मृति ईरानी और कांग्रेस के केएल शर्मा के बीच टक्कर है, लेकिन इस बीच कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें कुछ लोग तेजी से भागते दिखाई दिए और थोड़ी देर बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। साथ ही पत्थरबाजी करने का भी आरोप है। इस बीच कांग्रेस दफ्तर के अंदर से कुछ लोग निकले, जिन्हें देखते ही आरोपी एक गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई उस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी दफ्तर के अंदर बैठक कर रहे थे। हमले में कुछ लोगों को चोटें भी आई, साथ ही करीब 6 गाड़ियों को नुकसान हुआ है। फिलहाल कांग्रेस की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और उनके साथ पत्थर फेंके गए जो उनको सिर में लगे, जिससे उनको चोट भी आई। तत्काल सुसंगत धाराओं में गौरीगंज थाने पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है रात में ही, और सीसीटीवी फुटेज या अन्य माध्यमों से जो भी इसके लिए उत्तरदायी है। वहीं कांग्रेस इस हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। भाजपा के कुछ लोग थे जो सांसद प्रतिनिधि के साथ रहते हैं, उनका सीसीटीवी फुटेज मिल गया। 3-4 गाड़ियों को शीशा तोड़ा और कुछ लोगों को चोटें दी। कांग्रेस ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस के सामने ही ये तोड़फोड़ की गई। चुनावी सरगर्मी के बीच हुई इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता अब एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए दिखाई दिए। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने आरोप लगाया कि ये हमला अमेठी की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने का प्रयास है, जिसका बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरे भी 41 साल के इतिहास में है कि इस तरह की घटना हुई है और इस तरह की घटना का उनको नुकसान होगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स करार दिया। अमेठी छोड़कर के रायबरेली युवराज जा चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में अमेठी कैसे जीती जा सके, हर प्रकार के डर्टी ट्रिक्स अपनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। दरअसल कई दिनों की उठापटक के बाद कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया, जबकि पहले यहां से राहुल गांधी के लड़ने की उम्मीद थी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल वोट डाले जाने हैं। तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में 123 महिलाओं समेत 1300 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे चरण में पहले 94 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन सूरत की सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत हो चुकी है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान को टाल दिया गया है। इस चरण में करीब 20 हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जिसमें 10 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। इसमें गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह, पोरबंदर से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और धारवाड़ से प्रहलाद जोशी शामिल हैं। मध्य प्रदेश की विदिशा, गुना और राजगढ़ सीट पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि इन सीटों पर शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से डिंपल यादव और आगरा से बीजेपी के एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे हैं।
रविवार को देश भर में हुए नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में कई जगहों पर गड़बड़ी की खबरें मिली। जी न्यूज पर दिखाई जा रही ये खबर हर उन माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जी जान से जुटे हैं। लेकिन नीट यूजी की परीक्षा में जिस तरह की गड़बड़ी सामने आई, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जिसमें सबसे बड़ा सवाल 24 लाख छात्रों के भविष्य का है, जिन्होंने रविवार को देश भर के 4,750 सेंटरों में नीट यूजी का एग्जाम दिया, जिसमें कई जगहों पर बड़ी गड़बड़ी की खबरें सामने आई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में परीक्षा केंद्र में गलत प्रश्न पत्र बांटे गए। हिंदी मीडियम छात्रों को अंग्रेजी का और अंग्रेजी मीडियम छात्रों को हिंदी के पेपर दिए गए। छत्तीसगढ़ के बालोद में छात्रों को 2 बार पेपर बांटे गए। पहले गलत पेपर दिया गया और फिर 45 मिनट बाद दूसरा पेपर बांटा गया। राजस्थान के भरतपुर में नकल कराने वाले गिरोह के 6 लोग गिरफ्तार हुए। पटना में भी सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ, जिसमें पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया। रांची से भी 6 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। हर छात्र के माता पिता के लिए जी न्यूज देखना बेहद जरूरी है और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं, दिखाते हैं। नीट यूजी की परीक्षा में राजस्थान के सवाई माधोपुर के एक सेंटर में छात्रों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हुआ है, जहां छात्रों को गलत पेपर बांट दिए गए। सवाई माधोपुर के सेंटर में परीक्षा अधीक्षक ने लापरवाही में हिंदी मीडियम के छात्रों को अंग्रेजी मीडियम का और अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को हिंदी मीडियम के पेपर बांट दिए, जिसे देखकर छात्रों ने विरोध किया तो शिक्षकों ने उनके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद छात्र पेपर लेकर बाहर निकल आए और हंगामा करने लगे। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ छात्रों की पिटाई भी की। मैं इंग्लिश का पेपर दिया गया, फिर मैंने मैम से बोला कि मैम हिंदी वाला पेपर रहना है। फिर मैडम ने सब बच्चों से पूछा कि सबके इंग्लिश वाला है, सबने बोला कि हाँ। यहाँ का जो स्टाफ है बोलता है कि पेपर यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। फिर हमने इसका विरोध किया। गलत पेपर बंटने से कई छात्र और उनके परिजन वहाँ रोते नजर आए। वहीं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ को परिजनों ने गंभीर लापरवाही बताया। क्यों उन्होंने मुझसे इसे गलत क्यों दिया, इसको पेपर बताओ। इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, हमारी बच्ची का तो हो गया ना, मेरी साल भर खराब हो गई ना उसकी तो बेचारी की। बताया गया कि 3 घंटे चले हंगामे के बाद शाम को 6 से 9 के टाइम में फिर से पेपर कराया गया। नीट यूजी में हुई गड़बड़ी पर छात्रों की आवाज बने जी न्यूज ने पटना में नकल कराने वाले गिरोह पर पुलिस के एक्शन को भी कवर किया, जहां सॉल्वर गैंग के 12 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्हें पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले गई। बताया गया कि रांची पुलिस से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सॉल्वर गैंग के लोगों पर शिकंजा कसा। पेपर लीक करने वाला गिरोह और सॉल्वर गिरोह दोनों एक्टिव था। पटना पुलिस को एक इनपुट मिली झारखंड पुलिस से और उसके बाद जब पटना पुलिस सक्रिय हुई तो लगातार छापेमारी के बाद लगभग दर्जन भर छात्र और सॉल्वर गैंग के मेंबर्स पकड़े गए। बताया गया कि बिहार के कई इलाकों में सक्रिय इस गैंग के लोग नकल कराने के लिए 5 लाख रुपए लेते थे। नीट परीक्षा क्रैक करने के लिए एक छात्र से 5 लाख रुपए लिए गए थे और उनकी जगह सॉल्वरों को बिठाने की पूरी तैयारी की गई थी। और ऐसे में ही पटना के डीएवी स्कूल हो या दूसरे स्कूल हैं, इन जगहों से लगभग कई सॉल्वरों को पकड़ा गया। इस बीच पटना के शास्त्री नगर में कुछ जले हुए पेपर पाए गए, जिन पर नीट यूजी के प्रश्न पत्र होने का अंदेशा जताया गया। आज आपको जी न्यूज देखना जरूरी है और वो इसलिए क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ की खबर को सिर्फ हमने ही पूरे देश में कवर भी किया और इसे प्रमुखता से दिखाया भी। राजस्थान के भरतपुर में भी सॉल्वर गैंग के 6 सदस्य पकड़े गए, जिनमें 3 अजमेर मेडिकल कॉलेज के MBBS के 3rd ईयर के छात्र हैं। नीट यूजी की परीक्षा में ये 6 लोग असली परीक्षार्थी की जगह पर परीक्षा दे रहे थे, जिन्हें शक के आधार पर पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि परीक्षा देने के लिए ये लोग 10 लाख रुपए लेते थे। इस बीच NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बयान सामने आया, जिसमें साफ किया गया कि नीट यूजी का पेपर लीक होने की खबर पूरी तरह से निराधार और अफवाह है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कुछ छात्रों ने परीक्षा समाप्त होने से पहले जबरन पेपर छीन लिया था। इस प्रश्न पत्र की एक तस्वीर को पेपर लीक से जोड़ा जा रहा है, जो बेतुका है।
इस बीच राहुल गांधी ने पेपर गड़बड़ी मामले में केंद्र सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया में लिखा कि नीट का पेपर लीक होने की खबर 23 लाख से अधिक छात्र छात्राओं और उनके परिवारों के सपनों के साथ धोखा है। हर किसी के लिए मोदी सरकार अभिशाप बन चुकी है। अब बात पते की क्या है ये समझिए, और बात पते की ये है कि बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी जी जान से उनके बेहतर भविष्य के लिए जुटे रहते हैं। लेकिन इस तरह की बड़ी गड़बड़ी छात्रों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है, जिससे न सिर्फ उनके सपने टूट जाते हैं बल्कि उनकी सालों की मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसी गड़बड़ी के गुनहगारों पर कार्रवाई कब होगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट पर नामांकन के आखिरी दिन बड़ा उलटफेर हो गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ऐन मौके पर बाहुबली धनंजय सिंह की बीवी श्रीकला रेड्डी का टिकट काट दिया और उनकी जगह मौजूदा सांसद श्याम सिंह को उम्मीदवार बना दिया। नाम का ऐलान होते ही समर्थकों ने श्याम सिंह का स्वागत किया। इस मौके पर श्याम सिंह ने अपने प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधा। आजकल तो क्या है ना कि जो जितने बड़े घोटाले में शामिल है उसका स्टेटस उतना ज्यादा है। वो अगर 5,000 घोटाले में है तो 10,000 घोटाले वाला का स्टेटस उससे ज्यादा है। लेकिन जौनपुर सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। इस बार बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह तो समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि 2019 में श्याम सिंह एसपी बीएसपी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थे और चुनाव में जीत हासिल की थी। युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की वजह से दुनिया भर में सोना खरीदने की होड़ मच गई है। क्योंकि बाजार की अस्थिरता और महंगाई के दबाव को झेलने के लिए सोने का भंडार अहम होता है, लिहाजा दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना खरीदने लगे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक मार्च के महीने में तुर्की के केंद्रीय बैंक ने सबसे ज्यादा 14 टन सोना खरीदा है। इसके अलावा चीन के सेंट्रल बैंक ने 5 टन सोना खरीदा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी मार्च में करीब 5 टन सोना खरीदा है। सोने के दूसरे बड़े खरीदारों में कजाकिस्तान और सिंगापुर शामिल है, जिन्होंने 4-4 टन सोना खरीदा। वहीं रूस ने मार्च में 3 टन गोल्ड खरीदा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की गोल्ड डिमांड ट्रेड्स रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की पहली तिमाही में दुनिया भर में सोने की मांग सालाना आधार पर 3% तक बढ़ी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्वर्ण भंडार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। अप्रैल की शुरुआत में रिजर्व बैंक के पास करीब 822 टन स्वर्ण भंडार था। जानकारी के मुताबिक इस साल आरबीआई अब तक 18.5 टन सोना खरीद चुका है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली और मिलावटी मसाले बनाने और उन्हें सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने करीब 15 टन नकली मसाले और कच्चा माल भी बरामद कर लिए। दरअसल पुलिस को काफी दिनों से नकली मसाले बनाने और सप्लाई करने की खबरें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और दिल्ली के करावल नगर में 2 फैक्ट्रियों पर छापा मारा। कि नकली और मिलावटी मसाले इसके बाजार में बेचे जा रहे हैं, तो करावल नगर दिल्ली में हमने 2 चक्कियों पे रेड करी। पुलिस के मुताबिक ये फैक्ट्रियां दिलीप सिंह और सरफराज नाम के शख्स चला रहे थे, जबकि नकली मसालों को सप्लाई करने की जिम्मेदारी खुर्शीद मलिक नाम के शख्स पर थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गोरख धंधे में कौन कौन शामिल है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में तैयार इन मसालों को दिल्ली के सदर बाजार और खारी बावली समेत जगह जगह लगने वाले वीकली बाजारों में बेचा जाता था। ये नकली मसाले प्रतिबंधित सामान, केमिकल और एसिड की मदद से बनाए जा रहे थे, जिनमें सड़े हुए चावल, बाजरा, नारियल, जामुन, लकड़ी की बुरादे, केमिकल और कई पेड़ों की छालों का इस्तेमाल किया जाता था। छापे के दौरान दोनों फैक्ट्रियों से 1050 किलो सड़ा हुआ चावल, 2150 किलो चोकर, 200 किलो सड़ा हुआ बाजरा, 6 किलो सड़ा हुआ नारियल, 720 किलो धनिये के बीज, यूकेलिप्टस की पत्तियां, लकड़ी का बुरादा, साइट्रिक एसिड, कलर केमिकल और 2 बड़ी प्रोसेसिंग मशीन भी बरामद की गई। इसके साथ ही पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकली मसाले भी बरामद किए, जिनमें 7105 किलो तैयार नकली मसाले हैं। वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप पर आतंकी हमले का खतरा मंडराने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी संगठन ISIS ने वर्ल्ड कप के दौरान हमले की धमकी जारी की है। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड को T20 वर्ल्ड कप के दौरान आतंकी हमले की धमकी मिली है। ये धमकी ISIS खोरासान
कि अफगानिस्तान पाकिस्तान ब्रांच ने एक वीडियो मैसेज के जरिए दी है। ISIS का कहना है कि उसके आतंकी वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान हमला कर सकते हैं। साथ ही ISIS ने कई देशों में होने वाले खेल आयोजनों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने आश्वासन दिया है कि उनके सुरक्षा इंतजाम तगड़े हैं और सभी टीमों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। जून से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले वेस्टइंडीज के कई शहरों में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के कुछ मैच अमेरिका में भी खेले जाने हैं, लेकिन अमेरिका में आतंकी हमले की कोई धमकी नहीं मिली है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के कई इलाके इन दिनों जंगलों में लगी आग से बेहाल हैं। तेज हवाओं की वजह से जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है और जंगल के आसपास का रिहायशी इलाका आग और धुएं में घिरा नजर आया। अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग ने प्रसिद्ध दूनागिरी मंदिर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मंदिर में आए श्रद्धालुओं के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग मंदिर की सीढ़ियों पर भागते दिखाई दिए। मंदिर परिसर तक जंगल की आग फैलने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि आग से मंदिर परिसर की सीढ़ियों में टंगी घंटियां और टिन शेड पूरी तरह जलकर राख हो गए। जंगलों में लगी भीषण आग ने अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं उत्तराखंड के चक्राता में भी जंगल धू धू कर जल रहे हैं। यहाँ भी कई रिहायशी इलाके आग की चपेट में हैं। जंगल की आग बिसऊ गांव में ऊंचे पहाड़ पर बने मंदिर के ठीक नीचे तक पहुँच गई है। इतना ही नहीं, आग की लपटों ने गांव की गौशाला को भी जलाकर राख कर दिया। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग इतनी विकराल हो गई है कि इसे बुझाना वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। कर्णप्रयाग में आग बेकाबू हुई तो DFO ने खुद मोर्चा संभाला और बद्रीनाथ के DFO सर्वेश दुबे खुद आग बुझाने में जुट गए। धनपुर रेंज के जंगलों में लगी आग विकराल हो चुकी थी। कड़ी धूप और तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद DFO सर्वेश दुबे ने मोर्चा संभाला। उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और वन विभाग के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। पहले मैं नंदप्रयाग में आया था, उसके लिए फिर मैं तुरंत इधर को आया। मैंने देखा कि आग हमारे स्टाफ कंट्रोल कर रहा, हमने भी उनकी सहायता की और यहाँ की आग पे काबू पा लिया गया है। बीती रात दिल्ली से कोलकाता जा रही इंडिगो एयरलाइंस के एक फ्लाइट हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। जानकारी के मुताबिक कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले कॉकपिट में अचानक हरे रंग की लेजर लाइट चमकने लगी। लेजर की रोशनी पायलट की आंखों में पड़ने की वजह से कॉकपिट में कुछ देर के लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त प्लेन कोलकाता एयरपोर्ट से सिर्फ 5 नॉटिकल मील की दूरी पर था। इसके बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और मामले की जानकारी दी। इसके बाद ATC के निर्देशों का पालन करते हुए पायलट ने प्लेन को सुरक्षित लैंड कराया। जिस वक्त कॉकपिट में लेजर लाइट चमकी उस वक्त प्लेन में 214 यात्री और 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। लैंडिंग के बाद पायलट की शिकायत पर एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। फिलहाल पुलिस प्लेन पर लेजर की रोशनी फेंकने वाले व्यक्ति की तलाश में जुटी है। Zee News।